सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैटर्स इन आवर सराउंडिंग. सो वी गोना स्टार्ट विद मैटर्स इन आवर सराउंडिंग. दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 एंड विल रीड लाइन टू लाइन. हम सब कुछ रीड करने वाले हैं. ओके, सो वी आर गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट. एक्चुअली दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो आई एम लाइक काइंड ऑफ नर्वस थोड़ा सा. मतलब मैं ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है मुझे पढ़ाने का ऐसे ऑनलाइन, तो लाइक या थोड़ा सा मतलब एडजस्ट कर लेना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो थोड़ा सा कम नर्वस होऊंगा. सो एनीवेज, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि या सो एज वी लुक एट आर सराउंडिंग्स, जैसे कि हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स. तो ऑब्वियसली जब हम अपने आसपास देखते हैं, हमारी आसपास यानी कि यूनिवर्स में हमारे आसपास जो चीज़ें हमको वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स दिखती है, लाइक जिनके अलग अलग शेप्स होते हैं, साइज़ होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं, कलर्स होते हैं एंड वॉट नॉट, राइट. तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटीरियल्स which scientists have named as matter. So matter is basically a thing that occupies space एंड हैव मास, राइट. तो मतलब हम जो भी ऐसी अलग अलग तरीके की चीज़ों को देखते हैं उसी को हम मैटर कहते हैं. मतलब मैटर इज़ बेसिकली एनी थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस. मतलब जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मास है, वो कुछ तरीके का वेट मतलब मास है उसके अंदर, और वो एक जगह को ऑक्यूपाई कर रही है, तो उसी को हम मैटर कहते हैं. वही चीज़ एग्जिस्टिंग है जो मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जगह, एक जगह को, जैसे हम लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, तो मैं एक मतलब जब मैं खड़ा हो रहा हूँ या मैं जैसे खड़ा हूँ तो मैं एक अपने आसपास की जगह घेर के खड़ा हूँ, जो कि मेरी बॉडी आसपास की जगह को घेर रही है. तो उसे ही हम कहते हैं कि मैं एक मैटर हो गया, आप एक मैटर हो, या हम सब एक मैटर हैं, क्योंकि हम सब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जगह को घेर के खड़े हैं. तो वही यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि एवरीथिंग डेट ऑक्यूपाई स्पेस इज़ मैटर. ठीक है. द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स एंड स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज़ मैटर. तो इतनी बारीक चीज़ों को भी यहाँ पे मतलब इन चीज़ों का जिक्र किया गया है कि जैसे एक छोटा अमाउंट ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर या फिर एक पार्टिकल ऑफ सैंड, एक मिट्टी का टुकड़ा भी, वो तक एक मैटर होता है, क्योंकि वो तक भले ही छोटी पर थोड़ी सी जगह भी सही, पर वो तक ऑक्यूपाई करता है, तो वो भी मैटर हो गया. वो तक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इसलिए वो भी मैटर हो गया. वी कैन ऑल्सो सी दैट व्हेन वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव हैव ऑक्यूपाइड सम स्पेस एंड हैव मास, जैसा कि मैंने कहा था आपको. इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. या तो वॉल्यूम बेसिकली होता है, समझो कि जैसे आपने पानी लिया एक ग्लास में, तो जैसे जितना भी मतलब स्पेस में वो पानी आपके ग्लास के अंदर है, जितना भी स्पेस में, वो उसका वॉल्यूम हो गया. जैसे आपने एक बड़े से लेट्स से कंटेनर में लिया, या फिर आपने एक छोटे से ग्लास में लिया, तो जो छोटे से ग्लास के जितने भी स्पेस में जितने भी पार्ट में है, वो उसका वॉल्यूम है. और जैसे बड़े कंटेनर का बड़ा वॉल्यूम है, छोटे ग्लास का छोटा वॉल्यूम है, बेसिकली दैट. ठीक है. सो since early times human beings have been trying to understand that their surroundings, तो हम पहले से ही सब समझते हुए आ रहे हैं कि हमारी सराउंडिंग्स कैसी हैं, ये वो वगैरह वगैरह. अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. तो हमारे से पहले जो लोग रह कर गए हैं, जैसे इंडियन फिलोसोफर्स ही हो गए, उन्होंने मैटर्स को 5 एलिमेंट्स में डिस्क्राइब किया है. मतलब उन्होंने कहा है कि मैटर्स को हम 5 बेसिक एलिमेंट्स में हम कह सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पंच तत्व. एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. एयर जो हवा है, अर्थ यानी कि ज़मीन, फायर आग, स्काई आसमान, वाटर पानी, ये सारे बेसिक एलिमेंट्स हैं मैटर के. मतलब मैटर्स तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जो ये 5 इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, दीज आर दी बेसिक्स. मतलब सबसे बेसिक्स ऑफ द मैटर है. मोस्टली सारी मैटर इन्हीं सब चीज़ों के होते हैं, और ये सबसे इसेंशियल मैटर्स होते हैं ये. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स. तो ये जो है वो एकदम सबसे बेसिक पार्ट है. मतलब कोई भी बड़ी चीज़ ले लो, वो इन्हीं 5 चीज़ों से बनी हुई है. एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स, जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, हैव अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. उनका भी ऐसे कुछ सिमिलर क्लासिफिकेशन था. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर.
तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने भी मतलब और थोड़ा सा एवोल्यूशन किया है, इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उन्होंने भी 2 टाइप के मतलब और क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हम मैटर्स को तो अब हमने बेसिक डेफिनेशन तो पढ़ी ली कि बेसिकली व्हाट इज़ अ मैटर, बट अब हम इस चैप्टर में हम उस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। जैसे कि मैटर तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली कोई भी चीज़ आप जो भी अपने आसपास देखते हो वो सब कुछ एक मैटर है। हम जो भी चीज़ आप देखते हो कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जगह ऑक्यूपाई करता है या फिर उसके पास मास है, तो वो एक मैटर हो गया। बेसिकली एवरीथिंग इज़ अ मैटर। तो और यहाँ तो हमको ये बेसिक डेफिनेशन तो समझ में आ ही गई है। अब हम और भी ज़्यादा उसके डेप्थ में जाके जो मैटर है उसकी और भी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, ताकि हमें मैटर का और एक क्लियर आइडिया आ सके, जिससे कि हम और एक बेसिक बोलते हैं ना क्लासिफिकेशन कर सकें मैटर्स की। तो यहाँ पे हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ऑब्वियसली मैटर तो पार्टिकल से बना होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग दी नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव 2 टाइप की थॉट्स चलती थी मैटर के अकॉर्डिंग। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेर एज द अदर थॉट डेट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। तो बेसिकली 2 टाइप के थॉट्स पहले के ज़माने में चलते थे। एक मैटर को लेके जो पहले के जो साइंटिस्ट वगैरह थे, एक सोचते थे कि मैटर एक कंटिन्यूस फॉर्म की चीज़ है। मतलब जैसे कि एक वुड, जैसे एक लकड़ी होती है, वो कैसी एकदम लंबी सी स्ट्रेट सी होती है, कंटिन्यूस सी होती है। और वही जगह जो दूसरे साइड के लोग थे वो ये सोचते थे कि मैटर छोटे छोटे टुकड़ों में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मिट्टी ऐसे एक एक टुकड़े होते हैं, ऐसे एक एक टुकड़ों में एग्जिस्ट करता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इज़ इट कंटिन्यूस और इज़ इट पर्टिकुलेट। तो यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी भी किया है जो कि आप सबके स्कूल में मेरे ख्याल से कराए गए होंगे। तो वो आप अपने स्कूल में मतलब सब कराया ही गया होगा। उसमें बेसिकली यही है कि आपको बीकर लेना है, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें करनी थी। तो ये सारी चीज़ें आपके स्कूल्स में कराई होंगी बेसिकली। ठीक तो अब ये सारे जो क्वेश्चंस है इनको आंसर करने के लिए वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट, शुगर हैज नॉट स्वेट। तो ये बेसिकली जो यहाँ पे सिर्फ एक्टिविटीज़ कराए हैं वो आप सबके स्कूल में कराया गया होगा, तो आप स्कूल में कर लेना एक्टिविटी। और ये जो ये आपको ये दिख रहे हैं ना कन्वर्जेंस, ये कन्वर्जेंस को अपने दिमाग में रखना। और ये जो SI यूनिट दिया हुआ है कि SI यूनिट ऑफ मास इस किलोग्राम, ये सब आपको ये चार्ट दिया हुआ है ना, ये आप याद करना है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ, ये आपको एकदम आगे तक काम आने वाला है। मतलब ये अभी 9th में ही नहीं, आपको 10th 11th 12th सारे उसमें जहाँ भी आप फिज़िक्स केमिस्ट्री जहाँ भी आएगा आपको हर जगह ये चार्ट काम आने वाला है। तो इसे अपने दिमाग में रखना, इसे एकदम याद कर लेना है पूरे चार्ट को, ठीक है। अब हम विल मूव फॉरवर्ड एंड हाँ यहाँ देखते हैं अभी। एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ। सो अब यहाँ से हम लोगों ने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। तो हम लोग ने देखा कि एक फ्यू क्रिस्टल्स मतलब आप समझ सकते हो कांच टाइप के फॉर्मेशंस होते हैं, वो कांच के टुकड़े टाइप के होते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, कंपाउंड होता है, उसके जो क्रिस्टल्स हैं मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के जो टुकड़े हैं, वो एक थोड़े से उनके टुकड़े ने भी एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर कर दिया। मतलब एक बड़े से कंटेनर में वाटर था, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है उस थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट ने भी बहुत बड़े अमाउंट ऑफ वाटर को कलर कर दिया। सो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, डेट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब हमने ये कंक्लूड किया कि हमने क्या पहले पढ़ा कि यहाँ पे इस एक्टिविटी जो हमने किया उससे हमको ये पता चला कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका एक छोटा सा, लिटरली एक छोटे से टुकड़े के पोटेशियम परमैंगनेट ने थाउजेंड्स ऑफ लीटर के पानी को कलर कर दिया। तो हम इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि हर एक देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल जस्ट वन। हाँ, तो हमने ये
कंक्लूड किया कि पोटेशियम परमैंगनेट के इतने से टुकड़े ने कैसे कलर कर दिया इतने बड़े वाटर को, क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट है ना, उसके एक छोटे से टुकड़े में भी मिलियंस, उसके अंदर मतलब उस टुकड़े के अंदर भी हज़ार छोटे छोटे टुकड़े होंगे, तभी उन छोटे से इतने सारे टुकड़ों ने इतना ज़्यादा कलर्स कर दिया। समझे आप? मतलब कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके इतने से टुकड़े के अंदर और हज़ारों टुकड़े, मिलियंस ऑफ टुकड़े होंगे, तभी उन सारे टुकड़ों ने मिलके पूरे के पूरे पानी को कलर कर दिया। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन विद 2 मिलीलीटर ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। हम अगर 2 मिलीलीटर ऑफ डेटॉल भी लेंगे तो भी हमें यही सेम चीज़, अगर आप थोड़ा सा डेटॉल लो, ठीक है, डेटॉल जो भी हैंड वॉश वगैरह आता है वो आप लो, छोटू सा डेटॉल, थोड़ा सा 1-2 मतलब 2 मिलीलीटर का डेटॉल लो, उसको आप डालो, ठीक है, हाँ उसको आप डालो उसमें क्या बोलते हैं पानी में मिक्स करो, तो आप देखोगे इतने से डेटॉल से मिलाने से भी पूरे पानी में उसकी फ्रेगरेंस आने लगती है या फिर उसकी स्मेल आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस छोटे से 2 ड्रॉप के अंदर भी हज़ारों मिलियन पार्टिकल्स होंगे, वो सारे पार्टिकल्स जाके पूरे वाटर में स्प्रेड आउट हो जाते हैं और हमें उसकी वजह से उसकी पूरी स्मेल आती है। The particles of matter are very small. They are small beyond your imagination. या obviously, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, the particles of matter, जो मैटर है उसकी जो particles है आर वेरी वेरी स्मॉल, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब बोलते हैं ना मिनी माइक्रो बायोलॉजिकल लेवल पे वो इतने छोटे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, जो मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी क्या मतलब ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स हैं जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर है उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी स्पेस होती है। मतलब समझो एक मैटर है, उस मैटर के बीच में उस मैटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होती है। मतलब समझो जैसे जो एक मैटर है, आपको एक बड़ा सा मैटर है, एक लेट्स से कोई भी एक मैटर ले लो आप, जैसे आपके पास फ़ोन, जिस फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हो वो फ़ोन एक मैटर हो गया, पर उस फ़ोन के अंदर भी वो फ़ोन भी हज़ारों मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। तो जो पार्टिकल से बना है फ़ोन, उस पार्टिकल्स के बीच में भी बहुत सारा गैप होगा। मतलब नॉट ऑब्वियसली बहुत सारा ऐसे देखने वाइज, बट मिनी माइक्रो लेवल पे जितने लेवल पे उनका डिस्टेंस किया गया है। जैसे कि हमने इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी वाटर। जैसे कि वो इतना जैसे कि हमने ऊपर एक्टिविटीज़ में सॉल्ट और डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट को डिस्ट्रीब्यूट किया इतने बड़े वाटर में, इतने छोटे से उनको। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और इशोरों को हाँ सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, नींबू पानी को बेसिकली लेमनेड बोलते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट्स इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ दी अदर। हाँ, तो जैसे अब समझो हम लोगों ने, जैसे हम टी बनाते हैं, ठीक है, तो हम किसको लेते हैं, हम जैसे कोई दूसरे, समझो जैसे अगर हम नींबू पानी बना रहे हैं, ठीक है, तो हमने पानी को लिया, सबसे पहले ग्लास में पानी लेते हैं, फिर थोड़ा सा नींबू लेते हैं। तो जो नींबू के ड्रॉप्स में के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, समझो नींबू का एक ड्रॉप हो गया, ठीक है, छोटा सा ड्रॉप है, उस ड्रॉप के अंदर मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। फिर हमने वाटर लिया एक ग्लास में, वो वाटर हुआ, वाटर के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल है, उन पार्टिकल्स के बीच में भी बहुत सारा गैप्स होता है। तो जो नींबू के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में गैप है। तो वो दोनों जो पार्टिकल जो गैप है उनके बीच में, तो दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे के गैप्स के बीच में आ जाते हैं, घुस जाते हैं, गैप्स फिल करते हैं और इसी तरीके से वो मिक्स हो जाते हैं। तो बेसिकली ये पैराग्राफ में यही बोलने की कोशिश की है। दिस शोज दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उनके बीच में बहुत सारी स्पेस होती है। आई होप आप यहाँ तक फॉलो कर पा रहे होंगे। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ऑब्वियसली भाई जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर है, जो पार्टिकल से वो बना है, वो पार्टिकल्स ऑब्वियसली हर टाइम मूव करते रहेंगे। अगर वो एक जगह पे स्टिल ऐसे खड़े हो जाएंगे तो भाई पार्टिकल कैसे, मतलब कुछ सेंस ही नहीं है। जैसे पानी है, हम पानी को अगर हमने फेंका तो पानी कैसे तैरते हुए आगे जाते हैं, वो इसके लिए क्योंकि उसके पार्टिकल्स, जिस पार्टिकल से पानी बना है वो मूव कर पा रहे हैं, इसलिए पानी पूरा मूव कर पा रहा है। अगर पार्टिकल्स ही नहीं मूव करेंगे तो अगर आप पानी को फेंकोगे तो पानी बहेगा ही नहीं, पानी एक जगह पर रुक जाएगा। पर पानी बहता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, यही यहाँ पे बता रहे हैं। फिर यहाँ पे वही आपकी एक्टिविटी आपके स्कूल्स में करा देंगे। मैं आपको ये एक्टिविटीज़ जो हैं बेसिकली ये आप मतलब उसके लिए सब क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें आपको क्या बोलते हैं, सब अपैरेटस वगैरह चाहिए होगा तो वो आपके स्कूल में ऑब्वियसली कराना पॉसिबल है, वो आपको करा दिए होंगे। पर मैं जो इन एक्टिविटीज़ से जो कंक्लूजन ड्रॉ होती है, जो पॉइंट है इन एक्टिविटीज़ का, वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे।
तो बेसिकली पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये हमने ऑब्वियसली ऊपर डिस्कस किया, तभी तो मेन पार्टिकल जाता है, मूव होता है मैटर, दैट इज़ दे पोजेस व्हाट वी कॉल दी काइनेटिक एनर्जी। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज समथिंग, देखिए दो टाइप की एनर्जीज होती है, एक होता है एक्चुअली दो टाइप की एनर्जीज होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, और उन दोनों को मिक्स करके बनता है टोटल एनर्जी। ये आपके आगे फर्दर क्लासेस में भी काम आएगा, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तो बेसिकली दो टाइप की एनर्जीज होती है, एक होता है काइनेटिक, एक होता है पोटेंशियल। कोई भी चीज़, लिटरली इस दुनिया की कोई भी चीज़, जो भी चीज़ मूव कर रही है उसके पास एक एनर्जी होती है जिसकी वजह से मूव करती है, उसी एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो कि ऐसे स्टिल एक जगह पे रखी हुई है, जो मूव नहीं कर रही है, वो रखी भी है ना तो भी उसके पास एक एनर्जी पोजेस करती है, वो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये दोनों एनर्जीज, एक समझो कोई भी एक बॉडी मूव कर रही है, रखी हुई है, उस बॉडी की टोटल एनर्जी निकाली जाती है, तो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी आप इतना डिटेल में मत सोचो, बस आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जिक्र है, तो काइनेटिक एनर्जी इज़ बेसिकली समथिंग दैट, जो कि हम कह सकते हैं कि जो मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स में होती है। जैसे कोई भी एक कार है, वो मूव कर रही है, तो वो एक एनर्जी पोजेस करती है जिसकी वजह से मूव कर रही है, उसी एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे भी जैसे उस चीज़ को बताया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, तो मूव कर रहे हैं इसीलिए वो एक एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, और वो एनर्जी ही हमारी काइनेटिक एनर्जी है। बस आप इतना काइनेटिक एनर्जी के लिए याद रखो कि एनीथिंग दैट इज़ मूविंग, जो भी चीज़ मूव कर रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अब जैसे एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, जैसे अब आपको पता होगा कि जब टेम्परेचर ज़्यादा या कम होता है तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं ना वो दूर जाते हैं या पास आते हैं। अगर मतलब जब आप टेम्परेचर राइज करते हो ना कोई भी चीज़ का, तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, वो क्योंकि जब जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं ना वो कॉन्स्टेंटली आगे पीछे मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। जब टेम्परेचर राइज करता है ना तो पार्टिकल्स मूव फास्टर, और जब हम टेम्परेचर को बहुत कम कर देते हैं, कोई चीज़ को ठंडा करते हैं, तो वो चीज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आसपास आके जम जाते हैं। बट जब हम उस चीज़ को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, टेम्परेचर को राइज करते हैं, तो पार्टिकल्स बहुत जल्दी आगे पीछे मूव करने लगते हैं। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। या ऑब्वियसली मतलब काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी अगर हम पार्टिकल्स को वो करेंगे, ज़्यादा इंक्रीज मतलब मूव ज़्यादा कराएंगे। तो इन द अबव थ्री एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। हाँ, तो हमने ऊपर देखा कि दो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो इंटरमिक्स करते हैं ऑन देयर ओन विद द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, द मिक्सिंग टाइप्स ऑफ। ओके, सो बेसिकली ये तो खाली रीड करने जैसा है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो अब यहाँ पे जो ये पॉइंट यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, दैट इज़ दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब जैसे जो भी समझो कोई मैटर है, ठीक है, वो मैटर पार्टिकल्स से कंसिस्ट करते हैं, उस मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, हमने अभी बताया ये इतना सारा सब। तो जो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के अंदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, पुल करते एक दूसरे को, एक दूसरे की तरफ। अब समझो जैसे कोई पार्टिकल्स है, ठीक है, एक मैटर है, समझो कोई भी मैटर, जैसे आप जैसे फ़ोन देख रहे हो, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स से बना हुआ है फ़ोन। तो जो पार्टिकल्स है ना, जो फ़ोन है उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स से बना हुआ है, तो जितने सारे पार्टिकल्स हैं ना वो भी एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, तभी वो पूरा एक ऑब्जेक्ट बन पाया है। वो सारे पार्टिकल्स मिलके पूरा एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आपका फ़ोन बना रहे हैं। तो वो सारे पार्टिकल्स हैं ना वो एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, इसीलिए आपका पूरा फ़ोन बना है। अगर वो एक दूसरे को पुल करेंगे ही नहीं, वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो पूरा आपका फ़ोन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना ऑब्वियसली। जब सारे पार्टिकल्स एक साथ जुड़ के एक फोर्स लगा के रहेंगे बीच में, तभी आपका पूरा एक फ़ोन भी बन पाएगा, नहीं तो आपका फ़ोन ही पूरा ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वही यहाँ पे बोला है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, सब अट्रैक्ट करके रहते हैं एक दूसरे को, नहीं तो फिर आपका फ़ोन ही नहीं बन पाएगा ना ऑब्वियसली, मतलब आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं बन पाएगा। तो अब यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ आपको कराए हैं उनका कंक्लूजन्स आर दैट सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपका जो भी वो हो गया, अपना जो भी आपका एक मैटर है, समझो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के जैसे बनता है, पार्टिकल से बनता है जस्ट लाइक मैटर। तो अगर जो पार्टिकल से कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना है, समझो जैसे चलो कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम लेट्स से टेबल, कोई भी एक टेबल हो गया, वो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होंगे, वो क्योंकि एक टेबल एक मैटर है। तो जो टेबल के अंदर जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो इसीलिए एक दूसरे के आसपास है ना, ताकि
ये क्या बोलते हैं, सॉरी, मतलब हाँ, कि जो समझो आपका जो टेबल है उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखे, सारे पार्टिकल्स ने एक दूसरे को पकड़ के रखा है, तभी जाके वो सारे पार्टिकल्स मिलके एक पूरा टेबल फॉर्म कर पा रहे हैं। अगर वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, तो आपका टेबल ही कभी फॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स आसपास है ही नहीं, उसके पार्टिकल्स ने खुद को पकड़ के ही नहीं रखा है। जब सब पार्टिकल्स ने पकड़ के रखा, खुद को एकजुट होके रहे, तभी जाके आपका पूरा एक प्रॉपर टेबल फॉर्म हुआ है। अगर उसके पार्टिकल्स ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर फेंकेंगे, तो आपका कभी यही नहीं बन पाएगा, आपका कभी पूरा प्रॉपर ऑब्जेक्ट, पूरा प्रॉपर मैटर ही नहीं बन पाएगा। सो बेसिकली दिस वाज द पॉइंट कि जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, अट्रैक्शन का फोर्स होता है उन सब के बीच में, तभी आपका जाके पूरा मैटर बनता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। ये फोर्स जो है उनके बीच में अट्रैक्शन का, वो पार्टिकल्स को एक साथ रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो कितनी ज़ोर से कोई पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के रखता है, वो डिपेंड करता है फ्रॉम मैटर टू मैटर। अब यहाँ पे क्वेश्चंस है, अगर तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अगर चाहिए, मतलब आपके पास जो भी आंसर की होगी उसमें होंगे इनके आंसर्स, बट अगर फिर भी आपको मेरी हेल्प कोई भी चाहिए या कोई भी डाउट है ये क्वेश्चंस में, तो आप मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चंस भी के आंसर्स भी कवर कर लूँगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब हम आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे। तो अब बेसिकली जो मैटर है, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि एक मैटर क्या है, पर अब उस मैटर के काफ़ी स्टेट्स भी होते हैं। मतलब मैटर तो एग्जिस्ट करता है, मैटर तो हमारे पास है कि हाँ चलो ठीक है एक ऑब्जेक्ट है भाई, कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक मैटर है, पर उस मैटर के एग्जिस्ट करने के भी फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है वो मैटर। नाउ जैसे कि ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। अपने आसपास के मैटर्स देखो, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। वी कैन सी दैट द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑब्वियसली जो मैटर हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो 3 ही फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जैसे कि कोई भी चीज़, आपके टेबल, चेयर, आपके सामने सोफ़ा रखा होगा। लिक्विड जैसे कि पानी, या फिर हाँ लाइक पानी हो गया, या फिर कोई भी जूस आप पी रहे होगे वो। और गैस यानी कि जो भी हमारे आसपास जो भी गैस हो रही है, या फिर समझो जैसे कि आपके यहाँ पे अगर पानी बॉईल हो रहा होगा तो उसके ऊपर जो स्टीम उड़ रही है वो गैस हो गया, ठीक है। तो या यू नो दैट कि जो मैटर्स होते हैं वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। दी स्टेट्स ऑफ मैटर अराइजेज ड्यू टू दी वेरिएशन इन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हमने जैसे अभी बात किया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कभी मतलब एक दूसरे को पुल करके रखते हैं, ये करके रखते हैं, फिर वो भी आपस में भी मतलब आगे पीछे भागते हैं, फिर और दूसरे पार्टिकल्स को अपने से अट्रैक्ट करके रखते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं पार्टिकल्स की, राइट, मैटर के। तो जो इनकी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि कौन कितना ज़्यादा पुल करता है, कौन कितना ज़्यादा भागता है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर से जिसकी जैसी प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से ही उनका फॉर्मेशन भी डिसाइड होता है। मतलब जो स्टेट ऑफ मैटर होता है वो इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर से डिसाइड होता है कि कौन कितना ज़्यादा पुल कर सकता है, फिर ऐसे जो भी सारी पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ होती होगी। या तो अब यहाँ पे जो एक्टिविटी उसका कंक्लूजन है, ऑल ऑफ द अबव एग्जांपल्स आर सॉलिड्स। यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं ऊपर की एक्टिविटीज़ में वो सब सॉलिड्स के हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। जो सॉलिड्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, ऊपर की एक्टिविटी में हमने सॉलिड्स को डिफाइन किया है, और यहाँ पे हमने बोला है कि वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। सॉलिड्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप। सॉलिड्स के पास प्रॉपर, जैसे आप कोई भी अपने आसपास का सॉलिड देख लो, आपका सोफ़ा, चेयर हो गया, इनके पास एक प्रॉपर शेप है। लाइक इंस्टेड ऑफ जैसे कि आप देखो गैस हो गई जो ऐसे अपने आप ही उड़ जाती है, उसका कोई शेप नहीं होता, वो जहाँ पे आप रखोगे वैसे, जैसे पानी हो गया, कोई भी कंटेनर में डाला वो उसका शेप ले लेगा। तो ना तो पानी के पास शेप होता है, ना तो गैस के पास शेप होता है, बट जो सॉलिड है, समझो जैसे कि चेयर हो गया, सोफ़ा हो गया, उनका एक प्रॉपर शेप, उनका एक शेप डिज़ाइन किया हुआ होता है। उनकी शेप को आप ऐसे इतनी जल्दी हटा तोड़ नहीं सकते। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मतलब कि जो भी समझो आपका सॉलिड है, जैसे कि आपका चेयर हो गई, ठीक है, तो उसकी एक बाउंड्री है कि मतलब जो उसके जो पार्टिकल्स है वो इतने से इतने तक ही रहेंगे। समझो जो चेयर हो गई, ठीक है, चेयर का जो लेग्स है, मतलब चेयर के नीचे के जो साइड है, वो उनका एक फिक्स्ड बाउंड्री है कि उनके जो चेयर के जो पार्टिकल्स है वो इतने से लेके इतने एरिया में ही रहेंगे। मतलब वो ना तो इसके आगे जा सकते हैं, ना तो इसके पीछे। वो आप प्रॉपर तोड़ोगे तभी वो जाके टूट के अलग शेप लेंगे, बट जब तक कि उनका शेप ऐसे ही
जाएगा। इंस्टेड ऑफ लाइक कि वाटर की जैसा उसका कोई बाउंड्री नहीं होती, वो आप जितना उसको फैलाओ वो उतना फैलते जाता है वाटर, मतलब जितना आप उसको स्प्रेड करो वाटर उतना ज़्यादा स्प्रेड होएगा। पर चेयर का ऐसा है क्या, नहीं, हम उसका ऐसा कितना भी स्प्रेड नहीं कर सकते। हम एक चेयर को एक जगह पे रख देंगे वो वैसी रहेगी, वो कहीं पिघलेगी नहीं, है ना। तो यहीं पे यही पॉइंट था कि एक बाउंड्री में अपना फिक्स होता है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जैसे कि जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना चेयर, वो उतना ही ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि वाटर का कितना आप उसको कोई भी कंटेनर में डालो वो कितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, पर चेयर का ऐसा नहीं होता। वो एक बार बन गई, डिज़ाइन हो गई, तो वो उतनी ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब आप कोई चीज़ को कितना कॉम्प्रेस कर सकते हो, मतलब कोई चीज़ का कितना बोलते हैं ना दबा सकते हो, कितना उस पर प्रेशर डाल सकते हो। समझो जैसे एक बॉल हो गया, आप उस बॉल को पकड़ एकदम ज़ोर से दबाओगे तो उसका पिचका सकते हो, उसको हम कॉम्प्रेसिबिलिटी बोलते हैं। कॉम्प्रेस, किसी चीज़ को कॉम्प्रेस करना मतलब किसी चीज़ को दबाना, कितना आप प्रेशर डाल सकते हो। तो जैसे कि सॉलिड्स हैं, हैव नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, मतलब आप एक चेयर को पकड़ के कितना भी दबा दो, आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते अनलेस एंड अनटिल आप उसे बहुत ज़्यादा हार्ड पुश करके तोड़ ना दो, उनके पास कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं होती। पर जैसे आप वाटर है, आप वाटर में हल्की सी आप देखो अपनी फिंगर टच करो, उसका पूरा वाइब्रेशन होने लगते हैं वाटर में, पूरा उसकी शेप्स चेंज होने लगते हैं। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, मतलब एंडलेस एंड अनटिल जब तक कि आप सॉलिड्स पे आउटसाइड फोर्स नहीं मारो कि मतलब कहते हैं ना सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू, हाँ मतलब कि बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा अपने सॉलिड्स को कोई ज़्यादा एकदम जोर से हार्ड हिट करके तोड़ नहीं दिया, वरना तब तक कि मतलब जब अगर अनलेस एंड अनटिल आप उसे हार्ड हिट करके एकदम तोड़ ना दो, पर अगर आप नॉर्मली एक फोर्स लगाओ, समझो कोई भी आउटसाइड फोर्स है, समझो आप जैसे आप गए, आप चेयर में बैठे, उसको कुछ नहीं होगा। आप बैठ रहे हो तो ऑब्वियसली आप बैठ के भी चेयर पे फोर्स ही लगा रहे हो, पर आप बैठ रहे हो तो आपके बैठने से कुछ हो रहा है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है चेयर को, क्योंकि उसके पास वो आउटसाइड फोर्स को बेयर कर सकती है, वो उतना बोलते हैं ना पेन झेल सकती है एक चेयर, या फिर कोई भी एक सॉलिड ले लो आप। तो सॉलिड्स आउटसाइड फोर्स को भी झेल सकती है ऑब्वियसली एक लिमिट तक, पर सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स, अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगी, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। जैसे कि मैंने कहा था कि उसका शेप आप इतना भी जल्दी नहीं चेंज कर सकते हो। तो दे आर रिजिड मतलब थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना हार्ड शेप्ड है, वो थोड़े से कड़क है। सो कंसिडर द फॉलोइंग। सो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स है, अगर आपको चाहिए कि मैं क्वेश्चन आंसर्स भी आंसर तो आपकी आंसर की में मिल जाएंगी, बट इफ़ यू वांट तो मैं आप बता देना, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि क्या बोलते हैं सारे इनके आंसर्स क्या है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। खैर, ऑल ऑफ द अबव आर सॉलिड्स एज अ रबर बैंड चेंजेस अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द शेप when the force is removed. If excessive force is applied, it breaks. All of the above are solids. हाँ, तो यहाँ पे बस हमें एक एग्जांपल दे रहा है कि ऊपर के सारे तो सॉलिड्स ही थे, बट यहाँ पे हमें और इसके एग्जांपल दे रहा है कि व्हाट अबाउट जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली इसके ऊपर के आंसर्स दिए हैं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या था, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड, मतलब रबर बैंड का पूछ रहा है कि क्या ये अपनी शेप चेंज कर सकता है, और शेप चेंज कर सकता है तो क्या ये सॉलिड है। सो अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स, ऑब्वियसली रबर बैंड पे आप फोर्स लगाओगे, उसको खींचोगे या पुल करोगे तो अपनी शेप चेंज करेगा। एंड रीगेन्स द सेम शेप, मतलब एक बार पुल करने के बाद वो वापस से सेम शेप में आ जाएगा, मतलब आपने उसको रबर बैंड को पकड़ के पुल किया, पर जैसे ही आप छोड़ोगे तो अपनी नॉर्मल शेप पे वापस आ जाएगा। और कहता है रीगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव, फोर्स को हटा दोगे अपनी सेम शेप पे वापस आ जाएगा। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, और ज़्यादा फोर्स पे अप्लाई करोगे तो ब्रेक कर जाएगा। फिर जैसे और भी नीचे जो एग्जांपल्स थे बस उनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसने, ये सारे क्वेश्चंस को। आपके कौन से गए, हाँ ये सारे क्वेश्चंस को उसने यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन किया था, तो आप देख लेना। और अगर आपको कुछ ना समझाए तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा वापस। वी ऑब्जर्व डेट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप, अब यहाँ पे लिक्विड्स की बात हो रही है, तो हमको ऑब्वियसली पता है कि लिक्विड पानी हो गया, उसका कोई शेप नहीं होता, आप उसको जो कंटेनर में डालोगे जहाँ जैसा डालोगे वो वैसे शेप ले लेता है। बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, या बट उसके पास एक वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, मतलब समझो आप 1 लीटर का पानी लोगे, वो कोई भी कंटेनर में डालोगे शेप अपना चेंज कर देगा, पर 1 लीटर पानी रहेगा 1 लीटर पानी, वैसे अपना वॉल्यूम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकता।
दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर। वो कोई भी किधर भी ग्लास में डालो तो ग्लास के शेप का हो जाएगा, या फिर आप कोई एक मटके में डालो तो उसकी शेप का हो जाएगा, वो दैट डिपेंड्स राइट इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, तो अपना वो पानी फ्लो भी कर सकता है और अपना शेप चेंज भी कर सकता है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। सो वो रिजिड तो नहीं है, रिजिड मतलब हार्ड शेप जैसे सॉलिड्स होते हैं, वैसे ये रिजिड तो नहीं है, दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। यहाँ पे फ्लूइड मतलब कोई भी चीज़ जो कि बह जाती है आसानी से, वो फ्लूइड कहला सकते हैं। यहाँ पे ऊपर की एक्टिविटीज़ को रेफर करना, वे वी सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। Okay, the gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that solids, liquid and gases can diffuse into solids. तो हमने मतलब ऊपर जो एक्टिविटीज़ करी थी, हम उससे एक चीज़, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फ्यूजन डिजॉल्व इन वाटर, जैसे कि गैसेस हो गए या फिर सॉलिड्स हो गए, हम अगर उनमें एटमॉस्फेयर में अगर हम उन्हें डिफ्यूज़ करें, उनमें चेंजेस लाए, तो हम एक टाइप ऑफ मैटर को दूसरे टाइप ऑफ मैटर में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम दी गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड सो दे आर नॉट जस्ट अ सेकेंड, दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। हाँ, तो हम यहाँ पे सॉलिड्स एंड लिक्विड को डिफ्यूज़ करके कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स, तो हम लोग उनको डिफ्यूज़ करके मतलब सॉलिड को भी लिक्विड बना सकते हैं इफ़ यू डिफ्यूज़ देम, मतलब उनको उनमें चेंजेस लाए तो। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिजॉल्व इन वाटर, तो जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है उनको भी हम डिफ्यूज़ करके इसमें वाटर में डिजॉल्व कर सकते हैं। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑब्वियसली वो तो एनिमल्स के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है और ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, तो ऑब्वियस है। The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that solids, liquid and gases can diffuse into liquids. तो बस यहीं पे ये बात ही करिए कि सबको क्या बोलते हैं, सारे एनिमल्स को, एक्वेटिक एनिमल्स को भी पानी के अंदर ब्रीथ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम जो वाटर के मतलब ब्रीथ करने के लिए तो आपको ऑक्सीजन चाहिए ना, आपको गैसियस फॉर्म चाहिए ब्रीथ करने के लिए, पर जो एक्वेटिक एनिमल्स है जो पानी के अंदर रहते हैं वो भी ब्रीथ कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो गैसियस स्टेट है ना, उसको भी हम पानी के अंदर डिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब जो गैस होती है उसको हम पानी के अंदर डिजॉल्व कर सकते हैं। ये हमको कैसे पता चला? क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स है पानी के अंदर रहते हैं, वो पानी के अंदर रह के भी ब्रीथ कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये तभी पॉसिबल है जब जो पानी के अंदर के जो एनिमल्स हैं वो सारे ये मतलब पानी के अंदर रह के भी एयर ब्रीथ कर सकते हैं। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम गैसियस स्टेट को भी लिक्विड के अंदर मिक्स कर सकें, डिजॉल्व कर सकें। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन डेट ऑफ सॉलिड। तो अभी हमने क्या ऊपर बात करी, बेसिकली मैं आपको सब अच्छे से कंक्लूजन बताता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जो भी लेट्स से जो भी लिक्विड हो गई या गैस हो गई किसी को भी, या सॉलिड्स हो गई या गैसेस हो गई, उनको हम लोग लिक्विड्स के अंदर डिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब समझो जो एक सॉलिड, मतलब लिक्विड को लिक्विड में तो कर ही सकते हो ऑब्वियसली, पानी को पानी में मिला सकते हैं। उसके अलावा जो सॉलिड्स होते हैं ना, जैसे कि समझ लो शक्कर हो गई, या फिर गैसेस जो कि समझ लो कोई हवा या फिर कुछ मतलब कोई भी टाइप का बोलते हैं ना धुआं या फिर कुछ, हम लोग उसको भी पानी के अंदर मिला सकते हैं किसी तरीके से। मतलब हम जैसे मतलब बोलते हैं ना, जैसे हम समझ लो शक्कर और पानी हो गया। शक्कर आप लोगे, शक्कर सॉलिड होता है पर पानी लिक्विड, पर हम शक्कर को अगर घोलेंगे तो हम पानी के अंदर घोल सकते हैं क्योंकि वो एक सॉलिड है, पर हम उसको तब भी लिक्विड के अंदर मिला सकते हैं। ऐसा अलाउड होता है कि मतलब हम वी कैन डिजॉल्व सॉलिड इनटू लिक्विड। तो बेसिकली यही पूछ रहे हैं। तब यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब कि जिस रेट से, जिस स्पीड से हम मिक्स करेंगे, मतलब अब रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब मिक्स करने की स्पीड, सॉलिड को लिक्विड में या फिर गैस को लिक्विड में मिक्स करने की स्पीड जो होती है वो यहाँ पे बोल रहा है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन डेट ऑफ सॉलिड्स, मतलब हम लिक्विड्स को ज़्यादा जल्दी मिक्स कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सॉलिड्स। ऑब्वियसली दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट that in the liquid state particles move freely and have
greater space between each other as compared to particles in the solid state. तो यहाँ पे जो लिक्विड्स है वो इसके लिए जल्दी मिक्स हो जाते हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाते हैं लिक्विड्स में एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट. तो जो लिक्विड स्टेट में जो होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट. इस वजह से हम उन्हें, क्योंकि गैप ज़्यादा उसके होता है, इसलिए हम उन्हें और भी ज़्यादा जल्दी मिक्स कर सकते हैं. ठीक है, द गैसियस स्टेट. अब यहाँ पे हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं. ऑब्जर्व्ड अ बलून आफ्टर सर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स, इंक्वायर फ्रॉम हाउ मेनी बलून्स एबल टू सेल. तो यहाँ पे तो बस एक्टिविटी की बातें हो रही है. अब ये सारी एक्टिविटीज़ आप देख लेना, मतलब आपके स्कूल में कराए होंगे मोस्टली. हाँ, तो अब यहाँ पे हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं. वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. तो हम ऑब्वियसली जो गैसेज होते हैं हम उन्हें सॉलिड्स और लिक्विड्स के मुकाबले ज़्यादा जल्दी कंप्रेस कर सकते हैं. मतलब उन्हें बोलते हैं ना, उन्हें दबा सकते हैं, उन्हें ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं. जैसे कि गैस हो गया, आप उन्हें कंप्रेस करो, मतलब उन्हें आप दबाओ, उन पर ज़्यादा जल्दी आप फोर्स डाल सकते हो इंस्टेड ऑफ सॉलिड पर आप फोर्स डालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. पर आप लिक्विड्स पर आप गैसेस पे ज़्यादा जल्दी फोर्स डाल सकते हो. द लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर्स जो होते हैं, बेसिकली जो सिलेंडर्स होते हैं दैट वी गेट इनटू आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन द सिलेंडर्स इज कंप्रेस्ड गैस. तो उन्हें हम कंप्रेस करके ही बनाते हैं. जो भी सारे LPG के कुकिंग गैसेज होते हैं, जो सिलेंडर्स होते हैं, बेसिकली वो सारे कुकिंग हम उन्हें कुक करके मतलब आई मीन या कि उन्हें हम कंप्रेस करके बनाया जाता है. कंप्रेस नेचुरल गैस CNG जो कि कार्स वगैरह में यूज़ होता है is used as a fuel these days in vehicles. Due to its high compressibility, large volumes of a gas can be compressed into a smaller cylinder and transported easily. तो जैसे कि हम जो CNG गैसेज होते हैं जो गाड़ियों के अंदर यूज़ किया जाता है, उन्हें हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी कंप्रेस कर सकते हैं और उनको लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस, बहुत सारी गैस को हम बहुत ही छोटी सी जगह पे स्टोर करके रख सकते हैं और इसीलिए बहुत ही छोटे से सिलेंडर में स्टोर करके रख सकते हैं और इस वजह से हम उन्हें ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं. We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell of that reaches our nostrils. How does this smell reaches us? The particle of the aroma of food mixed with the particle of air spread from the kitchen reaches and even further away. तो जैसे कि अगर हमारे किचन में कुछ बन रहेगा खाना, जैसे कि मम्मी कुछ अच्छा खाना बनाती है, बिरयानी या फिर कुछ, तो हम लोग को बड़ी जल्दी उसकी स्मेल आ जाती है. नहीं, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे जो उसकी जो स्मेल है वो भी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. वो पूरी स्प्रेड होते हुए हमारे नोस्ट्रिल्स तक दूर से ही आ जाती है. समझो अगर किचन इतना दूर है तो हमें यहाँ तक ही आ जाती है क्योंकि भाई वो भी गैसियस फॉर्म में ट्रैवल करके जल्दी से आ जाती है. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Obviously बहुत ही जल्दी आ जाता है. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquid. Due to high speed of particle and large space between them, gases show the property of diffusion very fast into other gases. तो जो गैसेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स. जो सॉलिड्स और लिक्विड होते हैं वो इतनी भी ज़्यादा जल्दी ट्रैवल नहीं कर सकते, पर जो गैसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं ट्रैवल करने में. ऑब्वियसली ना, आप कोई भी एक सॉलिड या फिर लिक्विड को फेंको या फिर आप एक बहुत जल्दी की हवा मारो, तो मतलब बहुत ही जल्दी की हवा आप स्प्रेड होते हुए देखो तो ज़्यादा जल्दी हवा ही स्प्रेड करेगी क्योंकि उसके पास ना कोई वेट होता है ना कुछ होता है, प्लस उसके पार्टिकल्स भी इतने दूर होते हैं एक दूसरे से, तो ज़्यादा जल्दी वही ट्रैवल करेगी. इसीलिए कुछ भी खाना बनता है कुछ भी, तो हमें दूरों से एकदम स्मेल आ जाती है उसकी. इन द गैसियस स्टेट दी और मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी है तो प्लीज़ इग्नोर करना. दी इन द गैसियस स्टेट दी पार्टिकल मूव अराउंड अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड. तो जैसे गैसियस स्पेस में मैंने भी बोला, गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उस गैस के वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हाई स्पीड में एकदम मूव करते हैं. ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हीट ईच अदर एंड ऑल्सो दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो समझो कोई भी गैस के अंदर रखें, जैसे ये समझो ये गैस अपना लिक्विड का कंटेनर हो गया, तो उसके अंदर समझो हम गैसियस स्टेट में रखेंगे तो उसके अंदर गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में ना रिपेल करते हैं. जो भी पार्टिकल्स होते हैं कभी भी ऐसे नॉर्मली बैठे नहीं होते, वो आपस में चलते रहते हैं और वो जाके रिपेल करते हैं और वो जो भी समझो कंटेनर का जो भी बाउंड्री है उस पर जाके कॉन्स्टेंटली हिट करते रहते हैं. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट. तो इस जब वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हिट करते हैं ना तो उसकी वजह से भी प्रेशर एक्सर्ट होता है, मतलब ऑब्वियसली. तो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है गैस से, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर.
एंड नाउ व्हाट वी गोना डू इज़ यहाँ पे क्वेश्चंस है, वो आप अगर चाहिए होगा क्वेश्चंस तो बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट उससे क्वेश्चंस भी ले लूँगा। और कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट ना, वही बात हुई कि मैटर्स एक दूसरे की स्टेट्स चेंज कर सकते हैं कि नहीं। वी ऑल नो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म द स्टेट। अब जैसे वाटर की हम बात करें, वो वाटर खुद तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट, तीनों भी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे वाटर हो गया, वो भी तीनों भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, गैस में भी और उसमें भी, लिक्विड में भी। लिक्विड तो ऑब्वियसली हमें पता ही है कि वाटर लिक्विड में तो होता ही है। प्लस अगर आप उस वाटर को पकड़ के जमा दो, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, एकदम फ्रिज में रख दो, और तो वो बर्फ़ बन जाता है। बट बर्फ़ क्या होता है, बर्फ़ लिक्विड थोड़ी है, बर्फ़ तो आइस हो गया, उसकी तो फिक्स शेप है। बट अगर उसे आप बहुत ही ज़्यादा हीट कर दो, और हीट करके एकदम उसकी बोलते हैं ना भाप बना दो, आप उसे वाटर वेपर बना दो, तो वो गैस हो गया। तो वाटर के खुद के भी 3 स्टेट्स होते हैं। व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर। अब यहाँ पे पूछा है कि ऐसा क्या होता है आखिर वाटर में जिसकी वजह से ऐसा बनता है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब चेंज ऑफ टेम्परेचर से भी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यही बात है यहाँ पे। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बताएंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि जब हम पार्टिकल्स की मतलब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो भागते हैं, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने ज़्यादा अंदर के पार्टिकल्स एक दूसरे से भागने लगेंगे, और उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी, उतना ही ज़्यादा पार्टिकल गर्म होगा। ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। ज़्यादा और ज़्यादा पार्टिकल वाइब्रेट होने लगे और ज़्यादा स्पीड से। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं, हीट से जो भी एनर्जी आ रही है, वो ओवरकम करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स को। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशंस एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जैसे जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर के बढ़ने से पार्टिकल मूव होने लगे, वो एक काइनेटिक एनर्जी उनमें आ गई, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करने लगे, जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूव होने लगे। तो जब वो मूव होते हैं उसकी वजह से हीट जनरेट होती है, और फिर एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट, वो हीट जनरेट होगी तो उससे एनर्जी आएगी। तो एनर्जी क्या करती है, जब हमने इतना टेम्परेचर राइज़ कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा जल्दी मूव कराने लगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ कर दिया। तो अब जब पार्टिकल्स इतना ज़्यादा मूव करने लगे ना, ऑब्वियसली अब वो ऐसे इतने जल्दी भागेंगे। तो अब आपको पता है ना कि जैसे मैंने बताया था कि मैटर होता है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, तभी पूरा एक मैटर बनता है। पर अब यहाँ पे जैसे कि पार्टिकल्स मूव करने लगे, एक दूसरे से एकदम दूर भागने लगे, तो इसकी वजह से वो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, और वो पूरा मैटर एक तरीके से ब्रेक होने लगे। जैसे पानी है, ठीक है, अब हमने एक आइस का लिया, ठीक है, आइस एक बर्फ़ के टुकड़े को लो, आप उसे हीट करो। आप जितना हीट करोगे तो हीट होके पहले वो बर्फ़ से नॉर्मल पानी बनेगा, और फिर और ज़्यादा हीट करोगे तो पूरी भाप बन के उड़ जाएगा, एकदम अलग अलग हो जाएगा। तो वहीं यहाँ पे समझा रहे हैं कि जितना आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे ना, उतना ज़्यादा उसके अंदर के पार्टिकल्स मूव करेंगे। और पार्टिकल्स तो आपको पता है ना कि मैटर कैसे बनते हैं, जब पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। पर अब आप जब टेम्परेचर बढ़ा के उनके पार्टिकल्स को मूव कराओगे, तो वो पार्टिकल्स धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होकर मूव करने लगेंगे, और एकदम दूर हो जाएंगे, और वो पूरा मैटर ब्रेक हो जाएगा, पूरा पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे आइस में भी, जब आइस को हमने इतना ज़्यादा गर्म किया तो वो आइस एक दूसरे से टूट के पानी बन गई, और जब और भी ज़्यादा हमने हीट किया तो वो पूरा इतने एकदम दूर होकर भाप बन के उड़ी गई। तो दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ओके। द एनर्जी, या सो बेसिकली यहाँ पे पूरा पॉइंट ही वही था उनका। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होता है पता है, जैसे समझो हमारी एक आइस हो गई, ठीक है, तो वो आइस जब हम हीट करेंगे ना बहुत ज़्यादा आइस को, तो वो आइस मेल्ट होके अपना पानी बन जाएगी। पर और जब जो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे समझो, जैसे जिस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होके वाटर बनती है ना, उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, समझो। और वो एग्जैक्टली मेल्टिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम केल्विन में बोले तो 273.16 केल्विन होता है वो, मतलब केल्विन और सेल्सियस अलग अलग फॉर्म्स होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के। जैसे सेल्सियस में 0 डिग्री होता है, वैसे ही केल्विन में 273 डिग्री केल्विन होता है। तो जैसे अभी अगर डिग्रीज़ की हम बात करें, तो जब
एग्जैक्ट 0 डिग्री होता है ना, समझो 0 डिग्री से आपने और नीचे लेके गए, अगर उसको समझो माइनस में लेके गए तो वो बर्फ़ बन जाएगा, और अगर ज़्यादा हीट कर दिए 0 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर लेके गए तो वो पानी बन जाएगा। तो वही है, तो समझो कोई भी मैटर रहता है ना, वो एग्जैक्ट 0 डिग्री पे उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। The melting point of a solid is an indication of the strength of the force between its particles. Yeah. मैंने सॉलिड में, हाँ, तो यही मैंने सब समझा दिया आपको ऊपर का। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द ब्रेकर, दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। दिस हीट, यहाँ पे उन्होंने बताया कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, जब एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग होता है, दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जब मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आती है या फिर 273 केल्विन पे जब आती हैं, तो उस जब तक कि हम मेल्टिंग पॉइंट रीच नहीं करते ना, तो ओवरऑल सिस्टम पे उतना भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब सच में पूरी आइस मेल्ट हो जाती है, वही मेल्टिंग पॉइंट आ जाती है, तभी पूरे सिस्टम पे जाके इफेक्ट रहता है। दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, जब हम बीकर को हीट करते हैं तभी ये होता है, ठीक है। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन द चेंजिंग, या तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि मैं एक ब्रेक से आया था, सॉरी। सो हाँ, या कंटिन्यू करते हैं। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग दी, तो ये जो हीट हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं वो यूज़ हम करेंगे चेंज करने के लिए स्टेट्स बाय ओवरकमिंग दी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब हम जब हमने इतना ज़्यादा हीट किया किसी चीज़ को, तो जैसे उसके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसके पार्टिकल के, वो हम उसको ओवरकम कर लेते हैं। हम पूरे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को एकदम दूर कर देंगे जितना हम हीट करेंगे एक पार्टिकल को। हम जैसे बर्फ़ से पूरा पानी बना दिया, तो हमने पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म कर दिया उसके पार्टिकल्स का, तो हम इस हीट से वो सारे ओवरकम कर लेंगे, हम उन्हें और ज़्यादा दूर कर देंगे पार्टिकल्स को। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर। तो जितनी भी सारी हम हीट देंगे उसको मेल्ट होने के लिए, वो सारी की सारी आइस एब्जॉर्ब कर लेगी अपने पार्टिकल्स को दूर करने के लिए और आइस से वाटर बन जाने के लिए। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज़ नोन एज द लेटेंट हीट। तो अब यहाँ पे लेटेंट हीट आती है कि लेटेंट हीट इज़ बेसिकली कि समझो जो भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं आइस को, तो वो सारी की सारी हीट जो है बेसिकली वो मतलब आपके इसके अंदर, आपके इसके बीच में आ जा रही है। इसके बीच में लेट्स से कि मतलब जितनी भी सारी हम हीट दे रहे हैं ना, वो सारी की सारी आइस खुद के लिए यूज़ कर ले रही है। मतलब जो भी हम टेम्परेचर दे रहे हैं, वो सारी की सारी टेम्परेचर, वो पूरा जो भी आइस है हमारी, वो वो सब पूरा यूज़ कर लेती है, और वो यूज़ करके अपने अंदर मतलब रख लेती है। किसके लिए? ताकि वो जो भी अपने अंदर के पार्टिकल्स हैं उन्हें वो दूर दूर कर सके, समझा आप? मतलब दूर दूर कर सके, और फिर उन्हें दूर करके मतलब उनको पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ा के उन्हें दूर कर सके और आइस से खुद को वाटर बना सके। तो उसके लिए पूरा सब यूज़ कर लेती है जो भी हीट हम देते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ना एक सिंपल डेफिनेशन देता हूँ लेटेंट हीट की, कि लेटेंट हीट क्या होता है पता है आपको? समझो जैसे कि एक बर्फ़ है, ठीक है, वो बर्फ़ को हम लोगों ने हीट किया, ठीक है। हीट करने के बाद हम आपको पता है ना कि बर्फ़ पानी में एग्जैक्टली 0 डिग्री पे आके मेल्ट होती है। मतलब 0 डिग्री के आप नीचे जाओगे तो बर्फ़ और ज़्यादा बर्फ़ बनती जाएगी, बट 0 डिग्री के ऊपर जाओगे, जैसे हम जैसे 0 डिग्री के नीचे गए नेगेटिव में, तो नेगेटिव में और ज़्यादा बर्फ़ कड़क होते जाती है, और समझो 0 डिग्री के ऊपर गए, थोड़ा हमने हीट किया, तो वो पानी बन जाती है। जैसे 2-3 डिग्री पे बर्फ़ नहीं होती, 2-3 डिग्री पे नॉर्मल पानी होता है। तो जो 0 डिग्री होता है ना, एग्जैक्ट 0 डिग्री, वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है एकदम, कि मतलब 0 डिग्री के नीचे गए तो बर्फ़ है उसके, या फिर ऊपर गए तो पानी है, बट 0 डिग्री पे आके बर्फ़ एग्जैक्टली मेल्ट हो जाती है। तो जब 0 डिग्री एग्जैक्टली होता है ना, और 0 डिग्री पे हम जितनी भी सारी हीट देते हैं, कि हम पहले बर्फ़ को हीट देते हैं ताकि हम उसे पानी बना पाए, पर जैसे हम 0 डिग्री पे आ जाते हैं ना, तो हम जब जितनी भी हीट उसे 0 डिग्रीज पर देते हैं ना, वो सारी हीट लेटेंट हीट हो जाती है। मतलब जो प्रॉपर हीट, जो पूरी की पूरी हीट एग्जैक्ट टेम्परेचर पे उसे मेल्ट करने के लिए काम आया, वो होती है हमारी लेटेंट हीट, ठीक है। और एक सेकेंड, ये हट गया। हाँ, सो बेसिकली तो मैं आपको यही लेटेंट हीट के बारे में समझा रहा था। तो दी वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। तो
तो जो लेटेंट वर्ड होता है ना उसका लिटरल मीनिंग ही हिडन होता है। तो जो जो भी हमारी सारी हीट एग्जैक्टली 0 डिग्रीज़ पे दे रहे हैं, वो 0 डिग्रीज़ पे हम जितनी भी हीट देते हैं ना वो और कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती, वो कोई अगल बगल के एनवायरनमेंट पे कहीं भी इफेक्ट नहीं करती, वो पूरी की पूरी हीट लिटरली एक बर्फ़ को पिघलाने में यूज़ कर दी जाती है। तो और वो सारी हिडन हो जाती है, तो सारी जो हीट है वो पूरी की पूरी 1% उस हीट का एब्जॉर्ब हो जाता है बर्फ़ से और पूरा वो उसमें पानी में तब्दील हो जाता है। तो इसके लिए यही यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं कि पूरी हिडन हीट हो जाती है वो जो भी बर्फ़ के अंदर चली जाती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का भी यहाँ पे जिक्र किया है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब कि कोई भी चीज़ को ब्रेक करना, लाइक कोई भी चीज़ को मेल्ट करना बेसिकली इस फ्यूजन। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एग्जैक्टली क्या हो गया कि समझो जैसे दी अमाउंट ऑफ हीट मतलब मेल्ट करना एग्जैक्टली मतलब 0 डिग्री पे, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि बर्फ़ को हम लोग मेल्ट करके पानी बनाएंगे, तो जो एग्जैक्ट 0 डिग्री पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट पे जब एकदम बर्फ़ जस्ट एग्जैक्टली पानी पे बनने वाला होगा ना, उसी मेल्टिंग पॉइंट पे जितनी भी सारी हम हीट देंगे उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वही होगा कि जितनी भी समझो, अब उसकी एकदम लिटरल डेफिनेशन आपको जो एग्ज़ाम में लिख के आनी है वो ये इतनी ही होनी चाहिए, ये इधर से लेके और यहाँ तक कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट कितनी अमाउंट ऑफ हीट को डेट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, लेट से 1 किलोग्राम ऑफ आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझे कि मतलब 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को, मतलब ये एकदम लिटरल डेफिनेशन है कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड लेट से आइस को पानी में कन्वर्ट करने के लिए, लेट्स से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी भी एनर्जी रिक्वायर होगी ये काम करने के लिए एट दी स्पेसिफिक टेम्परेचर एट मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज दी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। So particles in water at 0 degree Celsius or 273 Kelvin have more energy as compared to the particles in ice at the same temperature. समझा आप, मतलब कि 0 डिग्री पे जब आइस से पूरा कन्वर्ट हो चुका होगा वो, तब उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी क्योंकि उसने पूरी की पूरी लेटेंट हीट अपने आप में एब्जॉर्व करके खुद को बर्फ़ से पानी में कन्वर्ट कर लिया। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इवन फास्टर। हाँ ऑब्वियसली, मतलब बर्फ़ से ज़्यादा पानी में फास्ट मूव करेंगे क्योंकि उसका टेम्परेचर हमने बढ़ाते जा रहे हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज़ रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। तो एक पॉइंट के बाद अ पॉइंट इज़ रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री, जब पार्टिकल के पास इतनी मतलब इनफ ऑफ एनर्जी आ जाएगी टू ब्रेक फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, तो वो एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। अब एक टेम्परेचर, अब जैसे हम लोगों ने बर्फ़ को पानी में चेंज किया, तो एक 0 डिग्रीज़ पे एग्जैक्टली इतनी हीट मिल जाती है उसको कि वो बर्फ़ से पानी में हो जाए। फिर उस पानी की भी कोई एक ऐसी स्पेसिफिक टेम्परेचर होएगा जब वो पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब वो पूरी पानी को हम उबाल के पूरा गैस बना दे, तो वह उसका भी होएगा। तो उस जब वो लिटरल जैसे हम 0 डिग्री पे कैसा पूरा बर्फ़ एग्जैक्टली 0 डिग्री पे आगे पानी बन जाती है, वैसा ही पानी भी एक स्पेसिफिक डिग्री में आने के बाद भाप बन जाता है, पूरी मतलब बोलते हैं ना वाटर वेपर बन जाता है। तो वो एग्जैक्ट डिग्री होती है 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन्स। तो ये देखो जैसे कि ये, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज़ नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एग्जैक्ट टेम्परेचर जब पानी पूरा बॉयल होके वाटर वेपर बन जाए उसे हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वो एग्जैक्ट जैसे शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा शार्प एकदम बॉइलिंग पॉइंट होता है। और मैं थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो रहा है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा नर्वस था ना, फर्स्ट टाइम ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, सो इग्नोर करना उसको। एनीवेज, और हाँ, तो बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिनन, मतलब बहुत सारे में होता है। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। हाँ, तो मतलब पार्टिकल्स जितने भी लिक्विड फॉर्म में रहते हैं वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो वेपर स्टेट में हो जाए। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये अब जैसे आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को तो आपने बता ही दिया कि एग्जैक्टली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड होता है। जो भी 0 डिग्री पे जितनी भी हम हीट एनर्जी डिफाइन कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया। बाय डेफिनेशन समझ में आ रहा है, वेपराइजेशन मतलब जब पूरा वेपर बनेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे मतलब 1 किलोग्राम ऑफ 1 लीटर ऑफ एक्चुअली उसको
क्या बोलते हैं अपना लिक्विड को जो जो हमें उसको हमें लेटेंट हीट देनी पड़ेगी उसे वेपर्स में वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी लेटेंट हीट लगेगी उसी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड दी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके, हमने जितना भी किया था अब यहाँ पे देख लो, ये चार्ट से आपको इजीली समझ में आ जाएगा. पहले एक सॉलिड स्टेट में होता है, अब उसे हीट करोगे तो लिक्विड स्टेट बनेगा, फिर आप उसे हीट करोगे तो गैसियस स्टेट बनेगा, और गैसियस स्टेट को कूल करोगे तो लिक्विड स्टेट को कूल करोगे तो सॉलिड स्टेट. या so we infer that the state of matter can be changed into another by changing the temperature. या हम लोग ऑब्वियसली एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे से स्टेट ऑफ मैटर से चेंज कर सकते हैं by changing the temperature. We have learned that the substances around us change from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. या हम लोग ने अभी देखा कि हम जैसे हीट को जिस तरीके से यूज़ करेंगे उससे हम पानी को बर्फ़ या फिर बर्फ़ को इसमें पानी में या फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब बट देर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट. हम कुछ को डायरेक्टली लिटरली एकदम सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर गैसियस से को सॉलिड में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट. तो एक फॉर्म ऑफ स्टेट से दूसरे फॉर्म ऑफ स्टेट में भी हम जंप कर सकते हैं डायरेक्टली. यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ के ज़रिए वही उन्होंने बताने की कोशिश करी होगी. देखिए अब यहाँ पे अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन. मतलब हम सॉलिड स्टेट से लेके डायरेक्टली जंप करेंगे. मतलब जनरली पानी में कैसा होता है कि पानी बर्फ़ होता है, ठीक है. बर्फ़ को हम जब हीट करेंगे तो वो बनेगा एक पानी, मतलब नॉर्मल पानी, और फिर उस पानी को और ज़्यादा हीट करेंगे तो बनेगा वाटर वेपर. पर कुछ कुछ जगह हम मतलब कैसे कि बर्फ़ सॉलिड स्टेट से नॉर्मल पानी लिक्विड स्टेट में बना, फिर वो लिक्विड स्टेट का नॉर्मल पानी को हीट किया तो वो वाटर वेपर बन के उड़ गया. पर कुछ कुछ जगह ना हम डायरेक्टली ही कुछ सॉलिड्स को डायरेक्टली हीट करके हम गैसियस स्टेट में ला सकते हैं. मतलब जब वो एकदम भाप बन जाए, भाप बन के उड़ जाए एकदम, तो वैसे ही उसी स्टेट को जहाँ पे हम डायरेक्टली सॉलिड गैस को चेंज कर दे एकदम उसमें गैसियस स्टेट में विदाउट चेंजिंग इट इनटू लिक्विड स्टेट, उसी को हम कहते हैं सब्लिमेशन. इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. तो प्रेशर की चेंज करने से भी हमें काफ़ी चेंजेस दिखेंगे, वो अभी हम पढ़ते हैं. Already learned that the difference in various state of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles. तो अभी हमने देखा कि differences in various states of matter, हम जैसे कि हमें पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए, उससे हमें बहुत सारे स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. तो अभी हम उसी के बारे में भी बात करेंगे. तो यहाँ पे बस यही एक एक्टिविटी हम लोगों ने करी थी बताने के लिए. अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस. मतलब अगर हम कोई भी मैटर को पे प्रेशर डालें या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाएं घटाएं तो हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं. मतलब हम उसे लिक्विड में चेंज कर सकते हैं दूसरे स्टेट्स ऑफ मैटर से, जो कि हम ऊपर ऑब्वियसली इसकी बात करें हम लोगों ने अभी. तो विदाउट चेंजिंग इनटू दिस इज द रीजन दस वी कैन. तो यहाँ पे ऊपर एक्टिविटी का जो किया था इन्होंने, जिसका मेन कंक्लूजन जो मेन पार्ट है वो यही है कि वी कैन से दैट दी प्रेशर एंड वी कैन से दैट दी प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस. ऑब्वियसली आप जितना कोई चीज़ पे प्रेशर डालोगे या फिर उसका टेम्परेचर चेंज करोगे, उसे हीट दोगे, तो उसकी वजह से उसका स्टेट ऑफ सब्सटेंस भी चेंज होएगा, स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज होएगा, वेदर इट विल बी सॉलिड लिक्विड और गैसियस. ये देखो सॉलिड हो गया, उसको आपने फ्यूजन किए, हीट दिए तो वो लिक्विड बन गया, फिर उसको और भी ज़्यादा हीट दिए तो वो पूरा वेपर बन गया, और फिर गैस है, गैस को आप कंडेंस करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, उसे सॉलिडिफाई करोगे तो वो सॉलिड बन जाएगा. सॉलिड को आप डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करोगे बिना लिक्विड को यूज़ किए तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, या फिर वाइस वर्सा, उसको गैस को सॉलिड कर दिए तो हम उसे सब्लिमेशन कहते हैं. हमने ऊपर ही जस्ट अभी इसकी डेफिनेशन देखी, राइट. और फिर यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन का पार्ट हो गया और एवेपोरेशन वाले पार्ट में आते हैं. अभी एवेपोरेशन का पार्ट. डू वी ऑलवेज नीड टू चेंज द हीट. और यहाँ पे तो क्वेश्चन हो गया, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, वी नो डैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट. तो हमको पता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं आर ऑलवेज मूविंग, वो ऑब्वियसली हमेशा मूव करते रहते हैं और कभी भी रेस्ट पे नहीं होते, जैसे कि मैंने आपको बताया था. एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो समझो जैसे कोई भी गिवन टेम्परेचर, मतलब एक बोलते हैं ना गिवन टेम्परेचर पे कोई भी गैस, लिक्विड या सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं. डिफरेंट
टेम्परेचर्स पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, कम पे कम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे पार्टिकल्स ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं इस वजह से। इन द केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सर्फेसेज हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो मैंने ये बात आपको ऊपर भी बताया था कि जैसे कि लिक्विड्स के केसेस में क्या होता है कि एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स भी एट दी सरफेसेस, जो सरफेस उनका होता है उनके पास लिक्विड्स में ज़्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, क्योंकि लिक्विड्स दूर होते हैं एक दूसरे से, राइट। तो जितना दूर होते हैं उतना ज़्यादा पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर पाते हैं और उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और उतनी ही ज़्यादा जल्दी वो कन्वर्ट भी हो जाते हैं वेपर में, क्योंकि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स इन लिक्विड, right? This phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. Evaporate हो जाता है वो। And yeah, you must have observed that the rate of evaporation increases with। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि रेट ऑफ एवेपोरेशन, स्पीड ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज़ होते हैं एंड इंक्रीज ऑफ कैसे कैसे मतलब इंक्रीज़ होते हैं विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा जल्दी रिएक्शन और उतनी ज़्यादा जल्दी एवेपोरेशन होगी। एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन। इफ द सरफेस एरियाज इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेस। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप सरफेस बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका जो एवेपोरेशन होने का पॉइंट है वो बढ़ते जाएगा। जब आप फॉर एग्जांपल वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट विद, हाँ ऑब्वियस जब हम कोई कपड़े को सुखाते हैं तो हम उसे जल्दी से मतलब बोलते हैं ना, उसे हम वो कर देते हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फैला के हम उन्हें ड्राई करने के लिए डालते हैं, ताकि जितना ज़्यादा वो स्प्रेड आउट होंगे उतना ज़्यादा उन पर सनलाइट जाएगी, उतना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं अपना पानी छोड़ के वो स्टीम में बन जाएंगे एंड हमारे कपड़े सूख जाएंगे। एंड इंक्रीज़ ऑन टेम्परेचर, हाँ तो इन टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वेपर तो उससे ज़्यादा बढ़ेगा। अ डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर। ह्यूमिडिटी इज़ बेसिकली कि हमारी जो हवा होती है उसमें हवा में भी पानी मौजूद होता है, आपको पता है ना। जितना कितना अमाउंट ऑफ पानी मौजूद होता है ह्यूमिडिटी में, मतलब कितना अमाउंट ऑफ पानी हमारे हवा में प्रेजेंट होता है वो बेसिकली ह्यूमिडिटी होती है। तो ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दिया है। तो ऑब्वियसली जितना कम पानी होगा हवा में उतना ज़्यादा हमारा वो होएगा, क्या बोलते हैं, अरे इवेपोरेशन उतना ज़्यादा जल्दी होगा। तो यहाँ पे ये वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ह्यूमिडिटी होती है दी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दी है। तो दी एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब एक गिवन टेम्परेचर पे हमारे आसपास की जो हवा है वो एक गिवन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही होल्ड कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। तो द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर मतलब जो वाटर का जो कंटेंट है हवा में वो अगर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी है तो इवेपोरेशन जल्दी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन होने के लिए आपको पानी से हवा बनाना होता है। पर अगर हवा में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी है तो ऑब्वियसली इवेपोरेशन बहुत स्लो हो जाएगा। तो और किन फैक्टर से इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो सकता है इन विंड स्पीड। अगर आप बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से हवा उड़ रही है तो इवेपोरेशन बहुत जल्दी होता जाएगा, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है विंड की, वो विंड के साथ जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोज जाए फास्टर ऑन अ विंडी डे। तो जितना ज़्यादा विंड होएगा उतना ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हवा चल रही होगी उतनी ज़्यादा जल्दी क्लोथ्स भी हमारे ड्राई होते हैं, इतने जल्दी सूखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम जितना ज़्यादा हवा चलती है उतनी ज़्यादा कपड़ों के लिए आसान होता है सूखना, उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन ईजी हो जाता है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? सो इन एन ओपन वेसल, जैसे सेकेंड या तो अब आपको पता है कि इवेपोरेशन से कूलिंग भी हो सकती है। तो अब वो कैसे होती है हम आपको बताते हैं। इन एन ओपन वेसल, जब आप एक कोई भी वेसल को ओपन करके रखेंगे, कोई भी बर्तन को ओपन करके रखेंगे तब द लिक्विड कीप्स ऑन कूलिंग। तो जो भी आप समझो आपने एक लिक्विड रखा, आपने उसको खोल के रख दिया तो वो बोलते हैं ना द लिक्विड कीप्स ऑन एवेपोरेटिंग, वो लिक्विड भाप बन के उड़ जाएगा जल्दी से। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो उस लिक्विड का जो भी पार्टिकल होएगा वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को सराउंडिंग से, टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द एवेपोरेशन। तो जितना भी ज़्यादा एनर्जी एवेपोरेशन से एब्जॉर्ब हुई है वो मतलब उसको रीगेन करना चाहेगा। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड। इस वजह से ही हमारी जो सराउंडिंग्स है वो और भी ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। What happens when you pour some acetone nail polish remover on your palm?
दी पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड एवेपोरेट। हाँ, तो भाई बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी को गेन करेंगे, और मतलब जब आप नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हो अपने हाथों में, पाम में, तो दी पार्टिकल्स आपके वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं आपके पाम से और सराउंडिंग से भी, एंड वो इवेपोरेट कर जाते हैं पाम को, आपके पाम से, और आपका पाम जो है एकदम फील करने लगता है, मतलब कोल्ड फील करने लगता है। ठीक है, तो अब समर के टाइम पे हाँ, तो यहाँ पे तो बेसिकली ये बस एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा था। ये एक एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन, ये तो क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया, आप पढ़ लेना कुछ। अगर आपको इसके अलावा क्वेश्चन में भी कोई डाउट हो नेक्स्ट उससे, तो आपके पास आंसर की होंगी, मतलब आप उससे देख लेना, या फिर अगर आपको आंसर की का नहीं पसंद आ रहा है आंसर, और आपको मुझसे ही आंसर चाहिए, तो आप मुझे बता देना। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके लिए आंसर भी तैयार करके लाऊंगा। ठीक है, मैं आपको आंसर्स के साथ भी हेल्प आउट कर दिया करूँगा, मतलब जब भी नेक्स्ट वीडियो से मैं बनाऊँगा, ऐसे जो बीच बीच में जो क्वेश्चन आंसर्स आते रहते हैं, मैं आपको मतलब प्रिपेयर करके रखूँगा, एंड आपको मैं उसी के साथ साथ आंसर्स भी देते रहूँगा। ओके, एंड या नाउ साइंटिस्ट, अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट का भी बताएं। नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ स्टेट, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मतलब जैसे कि हमने पढ़ा कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो बट जो साइंटिस्ट है उन्होंने फर्दर और भी ज़्यादा 2 स्टेट्स ऑफ मैटर को उन्होंने फाइंड किया है, जिसमें से वन इज़ प्लाज्मा एंड वन इज़ बोथ-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो जिसमें से हम 4th और 5th जो नई स्टेट्स ऑफ मैटर आई है उनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। तो ये जो 4th स्टेट है प्लाज्मा, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फॉर्म में होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर मूविंगली होते हैं वो। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, मतलब वो गैसेज होते हैं। आयोनाइज्ड बेसिकली समझो कि जैसे अभी आपको थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजन होगा, आपके आगे के चैप्टर्स में आएगा। समझो जैसे आपके मतलब आयोनाइज्ड इज़ बेसिकली समथिंग, समझो जैसे कोई एक एटम होता है ना, तो वो आपके जो बाहर की वो होता है, क्या बोलते हैं, उसके पास एक आउटर शेल उसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स उसके एकदम आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स उससे दूर चले जाते हैं ना, और वो एटम के पास सिर्फ अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब जाके वो एक आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाता है, जिनके आउटर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो उसे हम आयोनाइज्ड एटम कहते हैं। तो वैसे ही आयोनाइज्ड गैसेस भी वही होती हैं कि जिनके आउटर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, एंड वो मतलब फ्री होकर जा चुके होते हैं उनसे। तो ये आपको थोड़ा सा भी इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि ये आपको आगे के स्टैंडर्ड्स में आएगा, बट बेसिकली मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि आयोनाइज्ड गैसेस क्या होता है। तो जो ये 4th मैटर है प्लाज्मा, 4th स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा, उसके जो पार्टिकल्स है आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, उन्हीं गैसेस के फॉर्म में होते हैं। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। तो जो आप फ्लोरोसेंट ट्यूब देखते हैं ना, फिर वो बल्ब होती हैं जो नियॉन साइन, मतलब नियॉन कलर के साइंस की होती हैं, उनके वो प्लाज्मा ही कंटेंट ही होता है उनके ट्यूब्स के अंदर। जो मतलब जो जिस ट्यूब की वजह से वो ग्लो करती है ना, उन ट्यूब्स में प्लाज्मा कंटेंट ही होता है। Inside a neon sign bulb there is a neon gas, and inside a fluorescent tube there is a helium gas or some other gas. तो वो जो ट्यूब्स के अंदर जो बेसिकली गैस होती है, वो गैस की बात कर रहे हैं। दी गैस गेट्स आयोनाइज्ड, वो गैस जो होती है वो आयोनाइज्ड गैस होती है। जैसे गैस चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। तो जब भी हम उस गैस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाती है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। तो ये चार्जिंग से ही प्लाज्मा ग्लो वो होने लगते हैं, जनरेट होने लगते हैं बल्ब में। दी प्लाज्मा ग्रोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। गैस की नेचर पर डिपेंड करते हुए वो अपने स्पेशल कलर्स भी दिखाने लगते हैं। ओके, द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। तो सन और स्टार्स जो उन वो भी जो ग्लो करते हैं, उनके अंदर भी प्लाज्मा कंटेंट होता है। द प्लाज्मा मतलब बेसिकली वो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के होते हैं। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन द स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है जो स्टार्स का, उसमें प्लाज्मा होते हैं। तो ये बेसिकली इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ ये वाले फोर्थ। इसमें एग्ज़ाम्स में आई डोंट नो पूछा जाएगा नहीं, पर बेसिकली बस इसको ही मेमोराइज़ कर लेना है पैराग्राफ को अगर पूछा गया तो, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे दिया शायद। एनीवेज हम फिर भी पढ़ लेते हैं। और ये क्या है, ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो 1920 में ना इंडियन फिजिसिस्ट एक है, ठीक है, उसने क्या किया था, एक कैलकुलेशन किया था 5th स्टेट ऑफ मैटर के लिए। तो उसने की कैलकुलेशन से ना एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड ऑफ न्यू स्टेट ऑफ मैटर।
ठीक है। और यही स्टेट ऑफ मैटर का उनके ऊपर नाम भी रखा गया है। इन 2001 2001 में भी उसने उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और मतलब हाँ, सो द BEC इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस। और इसको आप देख लो ऐसे, गैस को जब हम कूल करते हैं डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर्स, इसकी वजह से ये बनता है। ठीक है। और आप ये जो भी इनकी वेबसाइट है इसमें जाके देख भी सकते हो कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कैसे बनता है और क्या उसकी मैकेनिज़्म होती है। बट इसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट है भी नहीं। बस एक नॉर्मल आपके लिए दिया है। और या बेसिकली ये हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया। और ये मेरा लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही था जब मैंने ऐसे कोई चैप्टर रिकॉर्ड किया हूँ। सो या मतलब जस्ट अ सेकेंड वेट। अरे आप ही का है ना, हमको क्या ही समझ में आएगा पढ़ाई का, दिखाओ। या तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे कभी ये बोलते हैं ना वीडियो ट्राई किया था बनाने का। मतलब कि ऐसे मतलब मैंने ऐसे पहले कभी ऐसे ट्राई नहीं किया बनाने का वीडियो, फ़र्स्ट टाइम ही था मेरा। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और इफ़ यू रियली लाइक इट सो मुझे बताना। एंड अगर जैसे कि मेरा फ़र्स्ट टाइम ही था ना, तो आई एम श्योर मतलब थोड़ा सा मैं नर्वस था, बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे वीडियो बनाया हो तो बहुत मेरी आवाज़ से ही समझ में आ रहेगा, मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। तो और अगर आपको मतलब फ़र्स्ट टाइम था तो थोड़ा बहुत गलतियाँ भी मिली होंगी बीच बीच में से। और अगर गलती मिली है कोई तो मुझे बताना, मैं उस पर इम्प्रूव करूँगा। एंड या एवरी टाइम मैं और भी ज़्यादा बेटर वीडियोज़ लाऊँगा। और या मैं ट्राई करूँगा और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने का। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम था तो आप एडजस्ट कर लेना। और थोड़ा सा नर्वस था मैं। और या मतलब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बताना। और कोई भी डाउट्स होए तो मुझे बता देना। आप जो भी डाउट्स हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। एंड नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए भी कोई अच्छी रिकमेंडेशन होगी तो वो भी बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।